दोस्तों नमस्कार। हम करेंगे 500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। एक वीडियो में हो, दो वीडियो में हो चलेगा, लेकिन ये जो 500 क्वेश्चंस है ना, ये ज़रूरी हैं। ये जो नोट आपको सामने दिख रहा है, ये है लोकेश सर का। टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल था, लेकिन मैंने लोकेश सर का नोट्स ख़रीदा है, मतलब इनके कोर्स को मैंने ख़रीदा है, वहाँ से मैंने डाउनलोड किया है। आपको भी अगर ये PDF चाहिए तो आप इनका कोर्स ख़रीद के डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। जो मैराथन वाली वीडियोज़ हैं उनमें व्हाट्सएप नंबर डिस्कस किया गया है। अब हम 500 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आराम से पढ़िएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखी हुई है, आप आराम से समझते हुए भी चलिएगा, ठीक है। दिमाग लगाइएगा। एक चीज़ और आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूँ कि अगर आपको डिसाइड ही करना है टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है या NEP, तो मैं आपको बता दूं NEP भले 10 नंबर का आ रहा है, लेकिन अगर आप पूरी NEP पढ़ लोगे ना, ये 10 नंबर की, तो आपके साथ एडवांटेज ये होगा कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वहाँ के 50 to 60% क्वेश्चन NEP के बेस पे ही होते हैं और आप उसको आसानी से बना लोगे, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द कोर एम ऑफ द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968। 1968 में जो पॉलिसी आई थी उसका कोर एम क्या था, तो वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। जो 1968 की पॉलिसी थी और जो 1986 की पॉलिसी थी, उनमें डिफरेंस इसी बात का था, क्योंकि यहाँ पर भाई उस वक्त देश में ऐसे हालात थे कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, इसीलिए इस चीज़ पे फोकस किया गया था, ठीक। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, जो पहली एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसमें फोकस यही था कि सबको बराबरी का हक मिलके बराबरी की एजुकेशन मिल सके, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, विच एजुकेशन कमीशन रिकमेंडेशन फॉर्म द बेस ऑफ NPE 1968। अच्छा, 1968 में कौन सी कमीशन आई थी, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन, कोठारी कमीशन। ये भी आपको याद रखना है। जो कोठारी कमीशन थी 64 से 66 के बीच में आई थी, और इसने जो एजुकेशन पॉलिसी दी थी वो 1968 में दी थी, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है कि कौन सा 1986 की शिक्षा नीति का मुख्य केंद्र था। अब 1986 में आप आइएगा तो हमने यहाँ पर क्या दिया, अपॉर्चुनिटी दी, और यहाँ पर हमने क्या दिया, इक्वल एक्सेस टू वुमेन एंड SC ST। बस इतना ही डिफरेंस था और कोई नहीं। यहाँ से और यहाँ में अगर आप डिफरेंस क्रिएट करोगे, यहाँ पर क्या था, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल थी। यहाँ पर क्या है, इक्वल एक्सेस, ठीक है, क्योंकि इनके साथ दिक्कतें आ रही थी, वुमेन्स के साथ और SC ST लोगों के साथ दिक्कतें आ रही थी, इसलिए 1986 में जो कोर एम था, ठीक है, की फोकस था, वो इस पे था कि भैया इक्वल एक्सेस मिल सके किसको, SC ST और महिलाओं को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस तिथि को मंजूरी दी गई थी। ये तो सबको रटा गया होगा, लेकिन अगर नहीं रटाया है तो आप रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 29 जुलाई 2020, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने, व्हाट इज द विजन स्टेटमेंट ऑफ NEP 2020। NEP 2020 क्यों हमारे सामने आई है, आपके सामने देखो। NEP 2020 हमसे ये कहती है कि इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है वो किसी के भी पीछे ना रहे, यानी कि हम टॉप करेंगे एजुकेशन सिस्टम में, एजुकेशन को हम इतना ध्यान दे देंगे, ऐसा इंडिया की NEP कहती है। आंसर वही है, दैट टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ नॉलेज सोसाइटी। भारत को ज्ञान समाज के रूप में परिवर्तित करना चाहती है NEP 2020, और जो भी बातें लिखी हुई हैं NEP 2020 में वो सच में फ्यूचरिस्टिक हैं, सच में ऐसी हैं कि जो अगर सच में इम्प्लीमेंट हो जाए तो भाई कमाल ही हो जाए। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, NEP 2020 एम्स टू अचीव 100% GER, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, कब तक, 2030 तक। ये आपको रट लेना है, रट लेना है, 100 बार रटो, 500 बार रटो, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए। 2020 NEP के अनुसार जो ग्रॉस इनरोलमेंट होना चाहिए स्कूल में वो 100% हो जाना चाहिए 2030 तक। 100 बार रटना पड़े, रट लेना, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खुद में ही है, ठीक। अगला क्वेश्चन 6 नंबर हो गया। 7 नंबर, NEP 2020 जो है वो किसको रिप्लेस की। इससे पहले 1986 आई थी ना, 1986 आई थी, इसकी जगह पे आ गई 1992 तो यहाँ पर अपडेट हुआ था, ठीक है, और इसने रिप्लेस किया है B और C को।
तो भाई आपके सामने है, क्योंकि जो 2020 है, जो 86 में NEP आई थी वो अपडेट होकर के मॉडिफिकेशंस के साथ 1992 में आई थी, और इसने दोनों को ही रिप्लेस किया है। ठीक, चलिए, द NEP 2020 अलाइंस विथ विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। साफ साफ आपको मैं बता देता हूँ, SDGs आपको सारे पता होने चाहिए, लेकिन SDG नंबर 4 आपको पता ही होनी चाहिए, जिसको क्वालिटी एजुकेशन बोला गया है। एक और चीज़, 2015 में भारत ने SDG को अपनाया था, और 2030 तक का टारगेट ये अचीव करना चाहते हैं NEP की मदद से, जो भी एजुकेशन वाला है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 ऊपर हो जाएगा। ठीक है, विच स्ट्रक्चर है NEP का कौन सा स्ट्रक्चर है? एकदम आसान है क्वेश्चन, 5 3 3 4। ठीक, अच्छा, 5 3 3 और 4 का मतलब क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए, कि प्रिपरेटरी कहाँ पर है और आगे वाला स्टेज कहाँ का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 3 3 4 ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। द टर्म फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का मतलब क्या है? FLN काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और ये निपुण भारत के, अच्छा, किस इनिशिएटिव के तहत ये पॉपुलराइज किया गया है? निपुण भारत। और निपुण ये बहुत अच्छा फुल फॉर्म भी है इसका, आगे आएगा मैं आपको बताऊंगा। अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि सिर्फ अभी 10 ही क्वेश्चन हुए हैं और 6 मिनट बीत चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ NEP 2020। तो यहाँ पर है सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये नहीं होगा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग हर लेवल पे ज़रूरी होता है। बाकी फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन और इक्विटी एंड इंक्लूजन, तो ये है ही, ये कोई मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है, और आपको भी ये बात पता होनी चाहिए। इन तीनों चीज़ों पे जो मैंने सही टिक मार्क किया है, इस पर काफ़ी डीप में फोकस किया गया है NEP में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द NEP करिकुलम फ्रेमवर्क अंडर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अंडर NEP 2020। अच्छा, NCF की बात हो रही है, और कौन सी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है NCF के लिए? तो यहाँ पर हम देखेंगे NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। आपको इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। और ये क्या करेगी? हर स्टेज के लिए फॉर्मुलेशन करेगी NCF की, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि जो करिकुलम बनेगा स्कूल का वो NCERT बनाएगी। करिकुलम की बात आएगी, NCERT वहाँ पर सामने खड़ा होगा। NEP 2020 रिकमेंड्स एजुकेशन इन द मदर टंग और रीजनल लैंग्वेजेस अप टू विच ग्रेड? क्लास 5 तक तो कहा ही गया है, लेकिन अगर बेस्ट केस सिनारियो होता तो क्लास 8 रहता। यहाँ तक आप मैंडेटरी समझो, इसके बाद मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर 8 तक होता है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। प्रेफरेबली टिल ग्रेड 8, ठीक है, और संभव हो तो कक्षा 8 तक। बाकी 14 नंबर क्वेश्चन, 13 हो गया। 14 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन फर्स्ट रिकमेंडेड अ कॉमन स्कूल सिस्टम लेटर रिफ्लेक्टेड इन NEP 1968? अच्छा, कोठारी कमीशन में एक बात कही गई थी, ये आपको आंसर याद रखना है, कि सिफारिश की थी, आयोग ने पहली बार सामान्य विद्यालय प्रणाली की बात की सिफारिश की थी। 1968 की नीति में ये दिखा भी था। तो कोठारी कमीशन में ये बात की गई थी, और जो पहली NEP इंडिया की आई थी उसमें इस चीज़ का जिक्र भी हुआ था कि सामान्य विद्यालय प्रणाली आपके सामने आए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। NEP 2020 के हिसाब से 3 से 8 साल को क्या टर्म दिया गया है 3 से 8 साल के बच्चों के लिए? वो है कौन सा? फाउंडेशनल स्टेज। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, AICTE। अच्छा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन ऊपर है। ठीक है, 16 नंबर, द नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल FLN के ऊपर जो नेशनल मिशन है FLN के ऊपर, वो किस प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया गया है? एकदम सिंपल सा है, निपुण भारत। और निपुण भारत के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ऐसे करो, सर्च फॉर गूगल करो, आपको पता चल जाएगा। जो निपुण भारत है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। और ये NEP में इस पर बहुत विशेष फोकस किया गया है। हिंदी वाले यहाँ से ऐसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, विच बॉडी इज proposed in NEP 2020 to replace multiple regulatory agencies in higher education? कौन सी बॉडी आ रही है जो बहुत सारी रेगुलेटरी एजेंसीज को रिप्लेस करने वाली है? तो हमारे सामने जो HECI है, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया। अच्छा, फुल फॉर्म याद रखिएगा, द हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये
कई लोगों को मतलब कई संस्थाओं को अपने में समा लेगी। तो HECI का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। 19 नंबर, द टर्म हॉलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन इन NEP 2020 किस पे फोकस करती है? ये फोकस करती है इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट्स, स्पोर्ट्स एंड वोकेशनल स्किल्स। मतलब सब चीज़ जब बच्चा सीखेगा तभी तो उसका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। बाकी ये वाला क्वेश्चन, विच स्टेज ऑफ एजुकेशन एम्फेसाइजेस एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड इंक्वायरी बेस्ड मेथड अंडर NEP 2020? आपको बता दूं, जो आपका मिडिल स्टेज है, मिडिल स्टेज, मध्य चरण, ठीक है। मध्य चरण कब आता है? जब फाउंडेशन और प्रिपरेटरी के बाद आता है, यानी कि क्लास 6, ठीक है। 3 से 8, 8 से फिर 9 से 9, 10, 11 ऐसे ऐसे आता है। तो वहाँ पर आपको जो तीसरा स्टेज मिलता है वो मिलता है मिडिल स्टेज। और यहाँ पर आपके सामने क्या आ जाता है? आपके सामने आता है वोकेशनल ट्रेनिंग, क्लास 6 ऐसे आप मान सकते हो, ठीक। तो क्लास 6 से बच्चों को इन सब चीज़ों पर फोकस करना सिखाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, ये आपके सामने लिखा मिडिल स्टेज ग्रेड 6 से 8 फोकसेस ऑन एक्सपीरियंशियल, एनालिटिकल एंड इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग। बच्चे को बाहर भी ले जाके सिखाया जाता है। हॉलिस्टिक हमने देख लिया। 20 पे अकॉर्डिंग टू NEP 2020 हाउ मेनी ईयर्स ऑफ स्कूलिंग आर मैंडेटरी फॉर ऑल चिल्ड्रन? बच्चे कितने साल की पढ़ाई करेंगे? तो आंसर है 12 साल। 12 साल उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है, 6 से 18, ठीक है, विथ यूनिवर्सल एक्सेस एंड इक्विटी, इसकी भी बात हो रही है। NEP 2020 इंट्रोड्यूसेस विच टाइप ऑफ करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर हायर एजुकेशन? तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए करिकुलम और मल्टी डिसिप्लिनरी होना चाहिए। 22, व्हाट परसेंटेज ऑफ GDP 6% टारगेट की गई है NEP 2020 में एजुकेशन के ऊपर। व्हाट इज द की रोल ऑफ NRF? NRF क्या करेगा? NRF क्या करेगा भैया? रिसर्च करता है। तो अभी आगे इसमें कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं, प्रोमोटिंग एंड फंडिंग क्वालिटी रिसर्च। पहली बात तो जो क्वालिटी रिसर्च हो रही है उसको आप प्रमोट भी करो, और प्रमोट कैसे होगा? जब आप फंडिंग करोगे। तो जो NRF का काम है वो यही है, ठीक है। NEP 2020 के अनुसार भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनने का लक्ष्य कब तक है? दुनिया की महाशक्ति बनेगी इंडिया एजुकेशन में 2040 तक, ऐसा NEP मानती है, ठीक है। 2020 सीक्स टू ट्रांसफॉर्म असेसमेंट सिस्टम टू टेस्ट। क्या असेसमेंट किस लिए होगा बच्चे का? आप जब बच्चे का असेसमेंट कराओगे तो उसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग समझोगे इसको, यानी कि उसकी वैचारिक समझ कैसी है, इसको चेक करने के लिए आप असेसमेंट सिस्टम लेकर के आए हो। ट्रांसफॉर्म कर रहा है असेसमेंट सिस्टम टू टेस्ट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड? ECCE का मतलब क्या है NEP 2020 में? इसका साफ साफ मतलब यहाँ पर दिया हुआ है कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल एबिलिटीज़। आपको बता दूँ, जो ECCE है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये जैसे ही बच्चा पैदा होता है ना, फ्रॉम बर्थ ये चालू हो जाता है, और बच्चे के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल एबिलिटीज़। और इसमें ये भी इस तरीके से आप कह सकते हो 85% तक बच्चे का दिमाग बहुत ही छोटी एज में डेवलप हो जाता है, इसलिए उसके खान पान की भी चिंता सरकार कर रही है। NEP 2020 ECCE इज टू बी इम्प्लीमेंटेड मेनली थ्रू। ECCE किसके थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाएगा? तो आंगनवाड़ी और बाल वाटिका के थ्रू ECCE होगा। याद रखिएगा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की बात हो रही थी, छोटे बच्चों की बात हो रही है, और जहाँ भी छोटे बच्चों की बात होगी वहाँ पर आंगनवाड़ी और बाल वाटिका आएंगे ही आएंगे लाइट में, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू NEP विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फाउंडेशनल स्टेज? फाउंडेशनल स्टेज का मतलब क्या है? पहला स्टेज कौन सा? फाउंडेशनल। और फाउंडेशनल में 3 प्री स्कूल, ग्रेड 1 to 3 प्री स्कूल, अच्छा 1 2, ठीक है, 1 2 3 वर्ष, अच्छा ये है आंसर यही है कि 3 years प्री स्कूल प्लस ग्रेड 1 2 3 वर्ष प्री स्कूल प्लस कक्षा 1 2, अच्छा ये है 3 वर्ष प्री स्कूल, कक्षा 1 2, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक। निपुण भारत मिशन लॉन्च इन 2021 किस पे फोकस करता है निपुण भारत? अच्छा, FLN गोन फाइनेंशियल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की जो बात हो रही थी, ये गोल कब तक अचीव करना है? 26-27 तक। निपुण भारत मिशन जो लॉन्च किया गया 2021 में लॉन्च किया गया, NEP में नहीं, वहाँ पर डिस्कशन हुआ था आगे। 2021 में निपुण भारत मिशन ही लॉन्च किया गया है। इसका टारगेट है 2026-27 तक फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी फॉर ऑल चिल्ड्रन के लिए है, मतलब सभी को गणनात्मक क्षमता, सबकी की गणनात्मक क्षमता बढ़ जाए, आ जाए।
व्हाट इज द प्रिंसिपल पेडागोजिकल अप्रोच रिकमेंडेड फॉर ECC एज पर NEP 2020? तो NEP 2020 के अनुसार ECC के लिए कौन सा प्रमुख शिक्षण दृष्टिकोण अनुवांशिक है, अनुशंसित है? ठीक है, तो प्ले बेस्ड। प्ले बेस्ड का मतलब अर्ली चाइल्डहुड की बात हो रही है, यानी कि बच्चों की बात हो रही है, तो बच्चों के लिए प्ले बेस्ड मतलब खेल खेल में आप उनको सिखाओ। एक्टिविटी बेस्ड, उनको एक्टिविटीज़ करके दिखाओ। निपुण भारत का फुल फॉर्म आपके सामने है, याद कर लो, आपके काम आएगा ये ज़िंदगी भर। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, और यहीं से आपका वो भी निकला है FLN। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रुप्स एज ग्रुप्स इज टारगेटेड अंडर ECC? ECC में कौन सा ग्रुप टारगेट किया गया है? 3 से 6 वर्ष, ये स्कूल की बात हो रही है। लेकिन अगर आप अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात करोगे तो वो बर्थ के समय से ही चालू हो जाता है, लेकिन पैदा होने के साथ ही। लेकिन जब एजुकेशन की बात आएगी तो वहाँ पर उम्र 3 से 6 की बात हो रही है। ठीक, हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ ECC? NEP के हिसाब से ECC का क्या पार्ट नहीं है? तो मोटर की मैकेनिकल मेमोराइजेशन, आप सिर्फ रट्टेबाजी मत करो, यांत्रिक रटना नहीं करना है। बाकी एस्थेटिक एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन, फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट, इन तीनों पे फोकस किया गया है। बस मैकेनिकल मेमोराइजेशन पे फोकस नहीं किया गया है। जो बाल वाटिका प्रोग्राम है किस चीज़ के लिए डिज़ाइन है? बाल वाटिका प्रोग्राम किस चीज़ के लिए डिज़ाइन है? तो यहाँ पर इसका आंसर है, देखो ऑप्शन आप देखोगे तो आपको बहुत आसान लग जाएगा। तो 5 साल का जो बच्चा है, फॉर 1 थ्रू प्ले बेस्ड लर्निंग, 5 वर्ष के बच्चों को खेल आधारित शिक्षण तथा कक्षा 1 के लिए तैयार करना। ठीक है, जो मेन एम है ECC का वो ये है कि बच्चा क्लास 1 में जाने के लिए तैयार हो जाए और खेल खेल में जो चीज़ें हो सके वो सीख सके। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ ECC? तो हमने ये देख ही लिया, मैकेनिकल मेमोराइजेशन नहीं होना चाहिए उसके पास, बाकी सब होना चाहिए, बाकी वो सब टारगेट में है उसके। NEP 2020 इंटीग्रेट्स ECC करिकुलम विथ विच फ्रेमवर्क? NCF ECCE। अच्छा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर ECC, और इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ भी सकता है क्योंकि ये लंबा सा है। प्रोवाइड्स पेडागोजिकल गाइडेंस फॉर अर्ली एजुकेशन। अर्ली एजुकेशन की बात होगी तो हमेशा सामने आएगा ECCE। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द लर्निंग बाय डूइंग फिलॉसफी एम्फेसाइज्ड इन ECC अलाइंस विथ विच एजुकेशनल थिंकर थियरी? अब ये हो गई ना बात, जॉन डीवी के बारे में हमने बहुत सारी पढ़ाई करी है। आपने मैराथन देखी या नहीं, टीचिंग एप्टीट्यूड की 2 घंटे वाली? आप वो देखो, आप वहाँ पर समझोगे कि जीन पियाजे साहब किस पे बात करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग पे। और जब बच्चा कुछ करके सीखता है ना तो उसके दिमाग में वो बहुत लंबे समय तक चीज़ घुस जाती है। इसीलिए जीन पियाजे साहब जॉन डीवी साहब इतने फेमस हैं। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ना पड़ेगा ही आपको उनको। ECC करिकुलम जो है अंडर NEP एम्फेसाइजेस विच ऑफ द फॉलोइंग एज कोर लर्निंग एरिया? कोर लर्निंग एरिया क्या होगा? ECC करिकुलम में जो है ये जो अपनी NEP है, इसका कोर करिकुलम एरिया क्या है? लैंग्वेज, नंबर्स, एनवायरनमेंट एंड मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स मतलब शारीरिक गतिविधि है, वो मतलब वो अपने हाथ से चीज़ें अच्छे से अच्छा करने लगे। ठीक है, लैंग्वेज उसकी अच्छी हो जाए, नंबर उसके अच्छे हो जाएं, तो इन्हीं सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। मतलब ये सब उसके कोर टारगेट्स हैं। द लर्निंग बाय डूइंग फिलॉसफी वाली बात हो गई, हमने ये भी देख लिया। आगे ECC टीचर्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव विच कोर कॉम्पिटेंसी एज पर NEP 2020? जो ECC के टीचर्स हैं उनके पास क्या होना चाहिए? सेंसिटिविटी टुवर्ड्स चाइल्ड डेवलपमेंट स्टेजेस, बाल विकास के चरणों के प्रति संवेदनशीलता। इसीलिए यहाँ पर ज़्यादातर लेडीज टीचर ही रखी जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द पर्पज ऑफ इंटीग्रेटिंग ECC विथ प्राइमरी एजुकेशन NEP 2020? NEP 2020 के अंतर्गत ECC को प्राथमिक शिक्षा से जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? एकदम सिंपल सी बात है, इंश्योर कंटिन्यूटी इन लर्निंग एक्सपीरियंसेस। अगर हम उनको पहले से ही थोड़ा थोड़ा सिखाते रहेंगे तो उसमें एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी, जो उनके सीखने की चीज़ें हैं। अधिगम अनुभवों में निरंतरता सुनिश्चित करना, अधिगम मतलब सीखना, लर्निंग, एजुकेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ECCE असेसमेंट इज करेक्ट? अच्छा, करेक्ट पूछा है तो बाकी सब तो इनकरेक्ट होंगे। असेसमेंट शुड बी मार्क बेस्ड, असेसमेंट ऐसा नहीं हो सकता। असेसमेंट शुड फोकस ऑन चाइल्ड्स होलिस्टिक डेवलपमेंट, बिल्कुल यही सही होना चाहिए और कुछ नहीं।
बाकी 2 बातें जो लिखी हैं फालतू की लिखी हुई हैं टाइम वेस्ट कराने के लिए। एनईपी 2020 सजेस्ट दैट ईसीसी करिकुलम शुड बी प्राइमरली बेस्ड ऑन। एनईपी जो 2020 है वो क्या कहता है कि जो ईसीसी का करिकुलम है किसके ऊपर बेस होना चाहिए। एकदम सिंपल सी बात है कि जो आपके आसपास का माहौल है उस पर बेस होना चाहिए, यानी कि लोकल कंटेक्स्ट, कल्चर एंड इवन अभी तो लैंग्वेज की भी बात हो रही है ना कि लैंग्वेज हो सके, यानी कि 5 साल कक्षा 5 तक तो उसको उसी की भाषा में पढ़ाओ, लेकिन हो सके तो कक्षा 8 तक पढ़ाओ, क्योंकि बच्चा अपनी भाषा में बहुत अच्छे से सीखता है। बाकी लोकल कंटेक्स्ट, स्थानीय संदर्भ, संस्कृति और बच्चे के परिवेश पर ज़्यादा ध्यान देने की बात होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स इंश्योर effective implementation of FLN goals across India। तो FLN goals across India किसके तहत चल रहा है? एकदम आसान, निपुण भारत। अच्छा, परख किसके लिए है वो भी आपको पता होना चाहिए, आगे आएगा। स्वयं पोर्टल भी आपको पता होना चाहिए, PM ई विद्या भी आपको पता ही होना चाहिए, इस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक, 42 के बाद आके हैं 43, ऊपर ही था, हमने लगभग कर लिया है। ठीक है, 44, व्हाट इज द रोल ऑफ पेरेंट्स इन अचीविंग FLN गोल्स अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020। अच्छा, पेरेंट्स क्या करेंगे? टू प्रोवाइड अ सपोर्टिव होम लर्निंग एनवायरनमेंट। वो सिर्फ घर पे ऐसा माहौल बनाए कि थोड़ा सा मतलब खुद भी बच्चों के ऊपर फोकस करें, और अवेयरनेस जब रहेगी तो जो पेरेंट्स हैं वो अपने एंगल से बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश भी करते रहेंगे। बाकी बाल वाटिका तो है ही, अपनी आंगनबाड़ी कार्यक्रम तो चल ही रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो 46 नंबर, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 व्हाट इज द मेन इंडिकेटर ऑफ सक्सेसफुल FLN अचीवमेंट। जो मेन इंडिकेटर यहाँ पर बात की गई है कि चिल्ड्रन के पास एक एबिलिटी आ जाए पढ़ने की, रीड करने की, विथ अंडरस्टैंडिंग एंड परफॉर्म बेसिक कैलकुलेशन। ठीक है, वो बेसिक कैलकुलेशन, अच्छा बेसिक ऑपरेशंस की बात हो रही है, वही जोड़ घटाना गुणा भाग की बात हो रही है कि बच्चे को जब ये सब चीज़ें आ जाएंगी तो समझ लो कि हमारा जो है जो इंडिकेटर है वो हमको दिख गया, मतलब यही एक इंडिकेटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डोमेन्स आर एक्सप्लिसिटली टारगेटेड इन फाउंडेशनल लर्निंग। अच्छा, फाउंडेशनल लर्निंग में किस पे फोकस किया गया है? एकदम साफ साफ समझिए, फाउंडेशनल जो लर्निंग है उसमें रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक पे फोकस किया गया है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, पता ही रहेगा, आसान था। ठीक, NCF 2022 फॉर फाउंडेशनल स्टेज एम्फेसाइजेस विच पेडागोजिकल प्रिंसिपल। जो NCF 2022 आया है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उसमें ये कहा गया है कि जो लर्निंग शुड बी जॉयफुल एंड डिस्कवरी बेस्ड। ठीक, ये भी कोई एक साइंटिस्ट कहते हैं, आपको साइंटिस्ट का नाम पता है? ठीक, अच्छा, मैंने साइंटिस्टों के ऊपर पूरी एक अलग से वीडियो बनाई है, आप वो नहीं देखोगे बहुत कुछ मिस कर जाओगे NEP में भी। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड में तो आप समझो मिस ही कर रहे हो। व्हाट डज NEP 2020 सजेस्ट फॉर चिल्ड्रन हु फॉल बिहाइंड इन अचीविंग फाउंडेशनल स्किल्स। अच्छा, इन बच्चों के लिए क्या होगा, यानी कि कमज़ोर बच्चों की बात हो रही है तो इनको रेमेडियल क्लासेस दी जाएंगी। ये हमारे इसमें तो साफ साफ रेमेडियल क्लासेस की बात होती भी है। बाकी पीयर ट्यूटरिंग, ये अपने आसपास के जो बच्चे हैं, अपने दोस्त हैं, उनसे भी इनको सिखाने पे फोकस किया जाएगा, क्योंकि एक बच्चे को देख के, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है ना, तो वो दूसरे को देखेगा यार मेरे ही जितना बड़ा है और इसको आ रहा है, तो वो उससे पूछ भी सकता है, जो वो सवाल जो वो हो सकता है कभी टीचर से ना पूछ पाए, तो वहाँ आसानी से वो दोनों मिल करके सीख सकते हैं। तो इसीलिए बात हो रही है पीयर लर्निंग की। ठीक, और पीयर ट्यूटरिंग की, Which institution monitors the progress of FLN implementation across Indian state। कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो मॉनिटर करेगा FLN इम्प्लीमेंटेशन? अब आप बता सकते हैं इसका आंसर, आप बता सकते हैं। यहाँ पर ये ख़त्म होगा तो यहाँ से चालू होगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही इस पर फोकस करेगा। तो जो कोऑर्डिनेट करेगा स्टेट लेवल FLN प्रोग्राम्स थ्रू निपुण भारत मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क। अच्छा, निपुण भारत मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क के तहत ये ध्यान रखेगा इन सब चीज़ों पे। 50 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग चैलेंजेस इज मोस्ट सिग्निफिकेंट इन इम्प्लीमेंटिंग ECC एज पर NEP 2020। तो सबसे कठिन काम क्या है? लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेन वर्कफोर्स। आप ये याद रखिएगा, जब भी इंडिया में बात होगी तो ज़्यादातर केसेस में आपको लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ही दिखेगा, और अभी तो ट्रेन वर्कफोर्स की काफ़ी कमी है, उस पर भी सरकार काम कर रही है और काम करके सफल भी हो जाएगी। तो लगभग हमने 50 सवाल कर लिए। 51 भी आप देख लो, एकदम इजी है, 10+2 सिस्टम को हटा करके 5334 आ गया है। और 52 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि जो 5 3 3 4 स्ट्रक्चर है
तो प्रेपरेटरी स्टेज कहाँ पर आता है, तो हमको साफ साफ पता है कि प्रेपरेटरी स्टेज फाउंडेशनल स्टेज के बाद आता है, जो कि कक्षा 3, 4, 5 के लिए होता है। ठीक है, बाकी 54 नंबर में है कि जो नया करिकुलर फ्रेमवर्क आया है NEP 2020 के लिए, उसका फोकस है फ्लेक्सिबल, इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन पे। ठीक, तो आप यहाँ से ये भी देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की पेडागोजिकल शिफ्ट इन स्कूल एजुकेशन एज पर NEP 2020। अच्छा, की पेडागोजिकल शिफ्ट क्या है, यहाँ पर आप हिंदी में पढ़ोगे आपको पता चलेगा। प्रमुख शिक्षण परिवर्तन कौन सा है, क्या बदल गया। हमने बदला ये कि अब जो रोट लर्निंग थी उसको हमने बदल के रख दिया कम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, यानी कि रटने से दक्षता आधारित अधिगम की ओर। इस पे हम अब शिफ्ट कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं, ऐसे आप मान लीजिए। बाकी अगला क्वेश्चन है NEP 2020 प्रपोजेज दैट बोर्ड एग्जामिनेशन। अब बोर्ड एग्जामिनेशन का क्या हाल होने वाला है, वो होंगे वर्ष में 2 बार, और वो भी एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। ठीक है, फोकस ऑन एप्लीकेशन वर्ष में 2 बार होंगे और अनुप्रयोग आधारित होंगे। तो अभी आज हुए हैं लगभग 55-56 क्वेश्चंस, बाकी लगभग ऐसे ही 100 क्वेश्चंस हम कर लेंगे 4-5 वीडियो में, तो वो हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अभी आपने यहाँ तक वीडियो देखी, पसंद आई तो लाइक कर देना। जल्दी मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। नमस्कार।